हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसमें हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमने ये भी देखा था कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। और आपको ये बताया गया था कि भाई कॉस्ट शीट आप दो तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक होता है सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट और एक है डिटेल्ड या फिर कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये आपका सिंपल फॉर्मेट था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। और हमने आपसे ये कहा था कि भाई जो बंदा सिंपल कॉस्ट शीट बनाना सीख लेगा और समझ जाएगा कि किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, वही बना पाएगा कंप्लीट कॉस्ट शीट या फिर डिटेल्ड कॉस्ट शीट। आज हम वही सीखेंगे कि भाई डिटेल्ड कॉस्ट शीट किस तरह प्रिपेयर की जाएगी। तो देखिए, डिटेल्ड कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक बात समझनी होगी, वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। देखिए, स्टॉक आपके पास तीन चीज़ों का हो सकता है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टॉक हो सकता है? पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरे नंबर पर आपको मिल सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। और थर्ड आपको मिल सकता है फिनिश गुड्स। तो तीन तरह का स्टॉक आपको मिलेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, और थर्ड आपको मिल सकता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। स्टॉक क्या है भाई? कुछ इसका ओपनिंग बैलेंस होता है और कुछ इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो बस अगर हमने ट्रीटमेंट समझ लिया कि भाई स्टॉक को किस तरह ट्रीट करना है कॉस्ट शीट के प्रिपरेशन में, तो हम समझ जाएंगे कि भाई डिटेल्ड कॉस्ट शीट किस तरह बनाई जाए। तो पहले हम आपको समझा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सभी लोग मेरे साथ समझेंगे, यहां पर रॉ मटेरियल की बात हो रही है। देखिए, आपके पास हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो आप यहां पर लिखेंगे। उसमें आपको ऐड करना होगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर या फिर ड्यूरिंग द पीरियड, जिस भी पीरियड की बात हो रही है। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आप यहां पर ऐड कर लेंगे। अगर परचेज करने में कोई एक्सपेंस हुआ है, वो भी यहीं पर ऐड कर दिया जाएगा। तो आप ऐड करेंगे एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप लेस कर देंगे, और इसी के साथ आपको डिडक्ट करना होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। भाई कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ रॉ मटेरियल ख़राब हो गया था, तो जब वो ख़राब हो गया तो वो यहाँ से रॉ मटेरियल से हट गया ना, तो जब हट गया तो उसको क्या करेंगे आप? डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह लिखा होगा सेल ऑफ स्क्रैप, तो वो भी आप यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखिए, आपको ये सारा काम कब करना है? ये काम आप तब करेंगे जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं होगा और डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर ये सारा डेटा आपको गिवन होगा, ठीक है ना। देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में एक्सपेंस ऑन परचेज और सेल ऑफ स्क्रैप आपको गिवन नहीं होता। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप सभी को अच्छी तरह देख लें। तो मैं समझा आपको क्या रहा था कि भाई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं होगा, उसकी जगह ये डेटा आपको दे रखा होगा। तो आप क्या करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकला है ना,
डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर इसको आप लिख देंगे। तो इसको हम डाल रहे हैं पॉइंट नंबर 1। तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर क्या लिख देंगे, पॉइंट नंबर वैल्यू से कैलकुलेट क्यू ही वैल्यू। पॉइंट नंबर 1 में जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम समझते हैं कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक अगर आपके पास है तो उसको आप किस तरह एडजस्ट करेंगे अपनी सिंपल कॉस्ट शीट में, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आप समझ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ WIP। तो अगर आपको WIP का स्टॉक गिवन है तो उसको किस तरह आप एडजस्ट करेंगे अपनी सिंपल कॉस्ट शीट में, है ना। तो देखिए जब भी मुझे WIP को ट्रीट करना होगा तो मैं अपनी सिंपल कॉस्ट शीट में क्या करूँगा कि ये जो मैंने वर्क कॉस्ट कैलकुलेट किया हुआ है ना, अब मैं इसको नाम दे दूंगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। और यहां से अब मुझे ट्रीट करना होगा WIP को। देखिए किस तरह से, सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। इसमें मुझे ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो इसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मुझे बचेगी तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास नेट वर्क कॉस्ट। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई। तो क्या करना है, सिंपल कॉस्ट शीट की जो हमारी वर्क कॉस्ट थी अब उसको हम नाम दे देंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट और उसके आगे हम एडजस्ट कर देंगे WIP को। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा और हमें मिल जाएगी नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम समझेंगे कि भाई फिनिश गुड्स को किस तरह आप ट्रीट करेंगे अपनी सिंपल कॉस्ट शीट में ताकि आपको मिल जाए डिटेल्ड वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लें। तो देखिए WIP का हमने एडजस्टमेंट देख लिया है कि जो आपकी ग्रॉस वर्क कॉस्ट है यहाँ पर आप एडजस्ट कर देंगे अपना WIP। अब हमें समझना है ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसको आप यहाँ पर किस जगह पर एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इस बार का जो फिनिश गुड आप जब बना लेंगे उसके बाद आप पुराना और बचा हुआ इन स्टॉक को एडजस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बार का प्रोडक्शन होकर कहाँ पर ख़त्म हुआ। तो देखेंगे आप ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, यहाँ तक इस बार का सामान आपका बनकर कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसके बाद जो ये कॉस्ट आ रही है ये तो सेल करने में आई है ना, तो बनकर कहाँ पर कंप्लीट हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। तो चलिए समझिए ज़रा, देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वैल्यू आपको यहां से मिल गई है। इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और इस एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आपको मिलेगी उसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप COGS के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको किस तरह कैलकुलेट करनी है, फिनिश गुड्स में भाई पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ से आपने उठाई, ऐड किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिडक्ट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और वैल्यू मिल जाएगी आपको जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पॉइंट नंबर 3 कहाँ पर एडजस्ट किया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आने के बाद। ठीक है ना। तो भाई ये आपको समझना है, देखिए बहुत आसान है। आपको सिर्फ करना क्या है कि हर चीज़ का जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो तो आप ऐड कर रहे हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रिपेयर कर लेते हैं डिटेल्ड या फिर कंप्लीट वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम शुरू करते हैं बनाना
कंप्लीट कॉस्ट शीट। तो आई होप आप अब तक ये समझ गए होंगे कि भाई हमने ऐसा क्यों कहा था कि जो सिंपल फॉर्मेट समझ लेगा वही डिटेल्ड फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर पाएगा, है ना। तो जो आपका सिंपल फॉर्मेट था उसमें 3 चीज़ें आप एडजस्ट कर दीजिए और आपको मिल जाएगी कंप्लीट कॉस्ट शीट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। हमने आपको बताया कि अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर आपने लिखा। इसमें आपको ऐड करना होगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें आपको ऐड करना होगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। उसमें से आप डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसमें से आपको डिडक्ट करना होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक फिगर मिल जाएगी, उसको आप नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जिसको हमने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल की जगह पर आपने क्या लिख लिया है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये 2 चीज़ें आपके पास बची, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ये 2 वैल्यूज यहां पर आप ऐड करेंगे तो हमें पता है इसको ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है? प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। तो प्राइम कॉस्ट तक ये हो गया। इसके आगे हमें अब क्या काम करना है कि भाई WIP का ट्रीटमेंट दिखाना है। तो प्राइम कॉस्ट के बाद पहले ऐड किया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो इतना आप लोग नोट कर लें। उसके आगे स्टार्ट करते हैं कि भाई WIP का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा डिटेल्ड कॉस्ट शीट में। तो भाई प्राइम कॉस्ट हमें मिल गई है, इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। ऐड करने के बाद हमने क्या कहा था आपसे? ये बन जाएगी ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गई भाई। उसके बाद हमने कहा कि ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद आपको WIP एडजस्ट करना है। तो चलिए WIP को एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पर आप करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और आप इसमें से डिडक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो अब जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? नेट वर्क कॉस्ट। तो ये आपके पास आगे देखिए नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि भाई फिनिश गुड्स पर आने से पहले आप कहाँ जाइए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगी? ये जो वर्क कॉस्ट आई है आपके पास नेट वाली, इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और ऐड कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं भाई ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और ऐड करने के बाद आपको जो फिगर मिलेगी उसको आप क्या कह देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद अब हमें फिनिश गुड्स को ट्रीट करना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे
कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल गई है, अब ट्रीट करना है फिनिश प्रोडक्ट्स को। तो आप क्या करेंगे भाई, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस एडजस्टमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पर जो वैल्यू आई है आपके पास, इसको आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आप आ गए। अब क्या बचा भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और लगा लीजिए। तो इसमें ऐड कीजिए यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या मिल रही है, टोटल कॉस्ट। तो यहां पर आप लिख लेंगे ये आपको मिल गई है टोटल कॉस्ट, या फिर COS का मतलब क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कह लीजिए, या आप कह लीजिए इसको कॉस्ट ऑफ सेल। असल में बात ये है कि अब तो इसमें कुछ भी एडजस्ट होना ही नहीं है, सब कुछ तो आ चुका। तो हम अब यहाँ पर इसको टोटल कॉस्ट कह रहे हैं, लेकिन जब हमको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करना था, है ना, तो इससे पहले हमने क्या एडजस्टमेंट करके दिखाया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट वाला। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, फिर जब सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ गए तो टोटल कॉस्ट बन गई है। अब आप देखेंगे भाई यहाँ तक आप आ गए हैं, अब आपको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट ऐड कर लीजिए। तो इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। तो फाइनली आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ सेल्स। तो ये था आपका डिटेल्ड वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट, या फिर कंप्लीट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, और अब हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर देखते हैं, ताकि और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस आप कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंप्लीट कॉस्ट शीट। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट कॉस्ट शीट। आप यहाँ पर देखेंगे कि कहीं भी आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन नहीं है। तो भाई जब डायरेक्ट मटेरियल आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या बताया था कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है रॉ मटेरियल का, आपको मिल सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यानी कि 1 जनवरी को कितना है, 30,000, और ये जो 30 जून है ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000। लेकिन हमें यहां पर ऐड करना है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है कितने का, 4,50,000 का। अब इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां पर आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,000 का। इनको एडजस्ट करके जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको क्या नाम देना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितनी हुई, तो देखिए ये हो गया 480 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 455। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिल गई। उसके बाद आपको चाहिए डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर आप ऐड कीजिए डायरेक्ट लेबर। आप देखेंगे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट लेबर तो गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह आपको मिलता है लिखा हुआ वेजेस। तो वेजेस किसको पे करोगे, लेबर को, है ना। तो डायरेक्ट लेबर, या फिर मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। कितना हो गया डायरेक्ट वेजेस, 2,30,000।
आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। तो हमने आपसे कहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, अगर हो तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 685। तो ये मिल गई आपको प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं भाई 92,000 के। तो ये आपको मिल जाएगी ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। ग्रॉस वर्क कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर आप देखेंगे 777,000, ठीक है ना। अब ग्रॉस आने के बाद हमें WIP को एडजस्ट करना होगा। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और इसमें से हमें लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो भाई देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये है 1 जनवरी वाला 12,000 का, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 का। तो देखिए आपको जो वैल्यू यहां पर मिलेगी वो आपका आ जाएगा माइनस का 3,000, है ना। तो ये आ गया आपका माइनस का 3,000। अब जब इसमें से आप 3,000 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट वर्क कॉस्ट आ जाएगी 7,74,000 की। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर 7,74,000 की नेट वर्क कॉस्ट, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो भाई ये आपको मिल गई नेट वर्क कॉस्ट। कितनी वैल्यू आ रही है 77 माइनस 3, यानी कि 7,74,000, ठीक है ना। ये आपकी आ गई नेट वर्क कॉस्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, नेट वर्क कॉस्ट तो आपको मिल गई, अब आप इसमें ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं 30,000 के। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गई आपकी 8,04,000। चलिए भाई आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या ट्रीट करना होता है, फिनिश गुड्स को। चलिए देखते हैं, इसमें आप ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से आप लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आप देखेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000 और क्लोजिंग कितना है 55,000। देखिए यहाँ पर इनर कॉलम में कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होता, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा बस वो यहाँ पर ऐड और लेस हो जाएगा। तो ये भाई कितना बचा आपका, देखिए 5,000। तो आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करने के बाद क्या मिली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी भाई 8,09,000। तो देखा कितने आराम से आपने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिडक्ट किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आ गया 804 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 809। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद अब नंबर आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को इसमें एडजस्ट करने का। तो चलिए अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या वैल्यू है भाई इसकी, ये है आपके 20,000 के। इसको ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रही है, टोटल कॉस्ट
ठीक है ना। तो ये हो गई 8,29,000। अब बस आपको क्या देखना है कि भाई प्रॉफिट कितना होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन सेल्स तो गिवन है। तो देखिए आपको बताया गया था कि आप ऐसे मौके पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे आप प्रॉफिट, है ना। और हमें पता है कि यहाँ पर नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। सेल कितनी है, 9 लाख की। तो भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 लाख माइनस 8,29,000 विच इज इक्वल टू 71,000। तो प्रॉफिट आ गया आपका 71,000 का। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन और ये हमने प्रिपेयर कर ली है कंप्लीट कॉस्ट शीट। भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस और करवा दीजिए। तो भाई कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन आपको इसके और करवाए जाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि भाई सिंपल कॉस्ट शीट कब बनानी है और आपको डिटेल्ड या फिर कंप्लीट कॉस्ट शीट कब प्रिपेयर करनी है। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।